हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की वीडियो होने वाली है बीए प्रोग्राम इकोनॉमिक्स मेजर स्टूडेंट के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर में है। एज वी ऑल नो, डीयू का न्यू एग्जाम पैटर्न आ चुका है। तो आज हम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे टू गेट एन आइडिया कि अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। सो द नेम ऑफ द पेपर इज बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक एनालिसिस। आपको एग्ज़ाम दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। एंड यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई है विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग द एग्जाम। नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, आपको मैट्रिक्स दी हुई है, विच इज़ ए मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 -1 5 3 0 1 9 0। एंड आपको इसका इन्वर्स निकालना है। यू नो द फॉर्मूला फॉर इन्वर्स? A inverse is equal to 1 upon A determinant into adjoint of A। adjoint of A आप कैसे निकालते हो? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट क्या है यहाँ पर? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 1, देन 3 0 9 0 का डिटर्मिनेंट, देन -5, देन 0 -1 9 0 का डिटर्मिनेंट, फिर उसके बाद +1 0 -1 3 0 इसका डिटर्मिनेंट। इधर से आपकी पूरी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, ये वाली। कैसे? 3 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, -9 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, 0 इंटू 1 ज़ीरो ओनली, राइट। अब इधर से क्या होगा? 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, -9 इंटू -1 -9, माइनस माइनस इधर से प्लस, क्या बन जाएगा? +9। यहाँ पर -5 इंटू 9। अब थर्ड टर्म देखते हैं। यहाँ से 0 इंटू ज़ीरो ज़ीरो, माइनस माइनस 3 इंटू -1 क्या होता है? -3, राइट। इधर से ये +3 बन जाएगा, तो इधर से हो गया 1 इंटू 3, राइट। ज़ीरो को आपको सिंपल ज़ीरो, 9 5 ज़ा 45 -45, 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1 +3। इधर से आपके पास -45 + 3 क्या आ जाएगा? -42। एंड दिस इज़ योर डिटर्मिनेंट, दिस इज़ योर ए डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का। एंड कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1। अब हमको फैक्टर निकालने के लिए 3 0 9 0 का डिटर्मिनेंट करेंगे। आंसर क्या है? 0। अब हम C12 निकालेंगे। C12 क्या आएगा हमारे पास? माइनस का साइन, बिकॉज 2 एंड 1 क्या आ रहा है? और टर्म है, माइनस का साइन लग जाएगा यहाँ पर। 0 -1 9 0, आंसर विल बी -9। अब हम C13 निकालेंगे। दिस विल गिव यू 3 ओनली। C21 निकालो अब। 5 0 1 0, this will give you 0। C22 1 -1 1 0, आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 ओनली। नाउ C23, C23 क्या आएगा आपके पास? 1 -1 5 0। एंड इधर भी आपके पास है माइनस का साइन, बिकॉज 3 + 2 इज़ अ ऑड नंबर, राइट। आंसर आ गया आपके पास यहाँ से -5। अब C31 निकालो आप। वो क्या आएगा आपके पास यहाँ पर? 42। अब आप निकालो C32, वो क्या आ जाएगा आपके पास? -9, राइट। अब C33 इज इक्वल टू 1 0 5 3 विच इज इक्वल टू 3। एंड इसी तरह आपने सारे को फैक्टर्स निकाल लिए, राइट। आपके पास फर्स्ट
एलिमेंट का फर्स्ट कोफैक्टर क्या आया, 0, देन -9, देन 3, देन अगेन 0, देन 1, देन -5, देन 42, देन -9, देन 3। अब इन सभी एलिमेंट्स को आप क्या करो, जो कोफैक्टर आए हैं उनका आप एक मैट्रिक्स में लिख लो। ओके, एंड इट जॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, पर पहले उसके लिए हम लिखेंगे सारे कोफैक्टर को इस मैट्रिक्स में। ओके, 0, -9, 3, 0, 1, -5, 42, -9 एंड 3। इस मैट्रिक्स का अब आपको क्या करना है, आपको करना है ट्रांसपोज। देन व्हाट यू विल गेट एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज आपने कर दिया तो आपको क्या मिला, 0, -9, 3, 0, 1, -5, 42, -9, 3। एंड वी नो हमारा इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स इज नथिंग बट 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए हमें गिवन है, दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए। एंड इन्वर्स निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से डिवाइड। डिटर्मिनेंट क्या था हमारे पास, माइनस का 42। सो अगर आप ये फॉर्मूला को लिखो तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। और ये आपके पास आ गया आपका ए इन्वर्स। एंड इसे आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे देन आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, ए इन्वर्स यू विल गेट 0, 3/14 -1/14, 0, -1/42, 5/42, -1, 3/14, -1/14, right? And this will be your inverse matrix of A, and this will be your final answer. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है फाइंड dy/dx एंड d2y/dx² फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। और फंक्शन इन्होंने दिया है 2x³ - 3y² होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 7। पहले हमें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज dy/dx, एंड हमें इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट। हमें डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि dx लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, राइट। सो नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x³ - 3y² होल रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू डी एक्स 7। वी नो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जब हम डेरिवेटिव करते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है, 0, राइट। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसमें हम पावर रूल लगा के डेरिवेटिव करेंगे। ओके, पावर रूल का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। क्या आंसर आता है आपके पास, n x n-1 एंड डेरिवेटिव ऑफ x अगेन, राइट। तो वही फॉर्मूला लगा के अब हम इस पार्ट को करेंगे सॉल्व। हमने सबसे पहले कांस्टेंट का डेरिवेटिव कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया 0। अब इसकी पावर देखो, n क्या है यहाँ पर 4, हमने सबसे पहले 4 लिख लिया। देन टोटल फंक्शन यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x³ - 3y²। अब पावर में से 1 माइनस करना होता है, 4 - एंड डेरिवेटिव ऑफ 2x³ - 3y²। अगेन यू हैव टू डू, इधर से हमारा 4 एज इट इज़, यहाँ से 2x³ - 3y² रेज टू द पावर 3, क्योंकि 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। अब इधर आप सम डिफरेंस रूल वाला फॉर्मूला लगा के डेरिवेटिव कर लो। डेरिवेटिव ऑफ 2x³ क्या आएगा, 2x³ का डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 6x², राइट। 6x² आपके पास यहाँ से आ गया, योर आंसर विल बी 6x²। इसके लिए माइनस, अब आप 3y² का डेरिवेटिव करो,
3y² का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा आपके पास, 3 × 2 = 6 y। अब आपने dy/dx करा, हम y को अगर विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे होगा नहीं ना, तो हमारे पास ये dy/dx तो बच गया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, -6 dy/dx। ये हमारे पास बच गई ब्रैकेट विच इज इक्वल टू 0। ये टर्म मल्टीप्लाई में, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है विद दिस ब्रैकेट। अगर हम इसे राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये डिवाइड में चली जाएंगी, एंड जीरो से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे द आंसर विल बी 0 ओनली। तो अब आपको ऐसे डिवाइड करने के बाद लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, 6x² - 6y dy/dx विच इज इक्वल टू 0, राइट। अब इधर -6y dy/dx है, राइट हैंड साइड जाकर वो क्या बन जाएगा, 6y dy/dx, राइट। अब यहाँ से आपके पास आ जाएगा 6x² इज इक्वल टू 6y dy/dx। 6 से 6 कैंसिल। अब इधर y मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, तो आपके पास यहाँ से dy/dx क्या आ गया, x² divided by y, and this is your first order derivative। आपको यहाँ से मिल गया आपका dy/dx which is your final answer। बट इन्होंने हमसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पूछा है, तो उसके लिए भी हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप निकालोगे कैसे, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने निकाला था ना, हमने जो dy/dx निकाला था उसका अगेन डेरिवेटिव कर देंगे। जब हम उसका डेरिवेटिव फिर से कर देंगे देन विल गेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। हमारे पास dy/dx आया क्या था, x²/y। एंड हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, क्वेश्चन रूल वाला फॉर्मूला लग रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे y as it is, then derivative of x² minus x² it is, derivative of y which is dy/dx, then y का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास आ गया 2xy, ये -x²। dy/dx की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, x²/y, राइट। इसे पुट कर दो यहाँ पर, नीचे हमारे पास पूरे का होल का y²। अब जो डिनोमिनेटर है, पूरे का डिनोमिनेटर हमें y बनाना है, तो इधर से y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। 2xy² माइनस x⁴ अपॉन y²। अब इसे हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देन व्हाट विल गेट, हमें यहाँ से मिल जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज 2xy² minus x⁴ upon y³। This will be your second order derivative and this is your final answer। अगर आप इतने स्टेप करके दिखा दोगे then you will fetch full marks। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा, बट स्टिल इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी और इशू आप अपने क्वेरी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, आई सॉल्व दैम। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन। हमें 3 इक्वेशन गिवन है, x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 6, x1 - x2 + x3 इज इक्वल टू 2, 2x1 + x2 - x3 इज इक्वल टू 1। और इसमें तीनों पे अपनोन वेरिएबल्स है x1, x2 एंड x3। इन्होंने बोला है कि इस इक्वेशन को ax इज इक्वल टू बी की नोटेशन में लिखकर x1, x2 एंड x3 की वैल्यू निकालो। ओके, तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस नोटेशन को ax इज इक्वल टू बी में लिखना होगा। जहाँ पे a मैट्रिक्स होगी वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी, x वेरिएबल मैट्रिक्स, और जो b मैट्रिक्स होगी वो सारे कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होगी, ये वाली। ओके, तो नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो ax इज इक्वल टू बी नोटेशन है हमें इसमें लिखना है। हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, सारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ये। जो ए मैट्रिक्स है दैट इज आवर कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
तो जितने भी कोफिशिएंट है हम उनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। दिस इज आर कोफिशिएंट मैट्रिक्स विच इज ए मैट्रिक्स। अब हमारे पास आनी चाहिए एक्स। एक्स क्या आएगी हमारे पास x1 x2 x3 राइट। अब हम लिख लेते हैं बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 6 2 1 राइट। बट हमें इसे ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। ओके हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या आई थी 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 माइनस 1। हमारे पास एक्स मैट्रिक्स थी ये x1 x2 x3 एंड बी मैट्रिक्स थे हमारे पास 6 2 1। बट अब देखो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3 एंड बी एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमें ए एक्स इज इक्वल टू बी की नोटेशन से ही सॉल्व करना है। अगर आप इन मैट्रिक्स को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो एज इट इज़ आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएंगी। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो पूरे को ए एक्स इज इक्वल टू बी की नोटेशन से सॉल्व करके दिखाना है। तो अब देखते हैं कि हम ए एक्स इज इक्वल टू बी की नोटेशन में सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कंडीशन दी थी ए एक्स इज इक्वल टू बी। हम क्या करेंगे वी विल प्री मल्टीप्लाई both sides with a इनवर्स। ओके यहाँ पर ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट। एंड इधर से ए इनवर्स बी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स खुद ही आ जाती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय पी मैट्रिक्स। हमें ये नोटेशन लेके अब सॉल्व करना है। जब हम एक्स मैट्रिक्स को इक्वल रखेंगे ए इनवर्स इंटू मैट्रिक्स पी के तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पर हमें ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करना पड़ेगा राइट। हमने ऊपर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीख ही लिया है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए इनवर्स। हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 1 2 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब इसका आपको निकालना है क्या डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 1 1 माइनस 1। देन आप करोगे -1 1 2 1 माइनस 1 देन +1। इधर से आपके पास आ जाएगा 1 2 -1 1। अब जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1। इधर से क्या होगा -1 इंटू -1 1 ओनली। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 -1। देन इधर से आपके पास -1 था तो वो एज इट इज़ -2 -1 देन +1 1 +2। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट -1 1 -1 क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट आपके पास ये आ गया 0 देन प्लस -1 इंटू -3 दैट विल गिव यू 3 ओनली राइट। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 2 + 1 3 3 इंटू 1 3। तो आपके पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 3 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। जो फाइनल आंसर है दैट इज़ योर 6। ये आपका ए डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है, यू हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जिसके कोफैक्टर है। सबसे पहले वो लिख लेते हैं, कोफैक्टर हमने ऊपर निकालने सीखे थे उसी तरीके से आप यहाँ पे सारे कोफैक्टर निकाल लोगे। जो C11 आएगा यहाँ पे वो आएगा 0, C12 आएगा आपके पास 3, C13 आएगा आपके पास 3, C21 आएगा आपके पास 2, C22 आएगा आपके पास -3, C23 आएगा आपके पास 1, C31 आएगा आपके पास 2, C32 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड C33
विच इज़ इक्वल टू -2। अभी आपके पास सारे कोफैक्टर आ गए। अब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स का कर देना है ट्रांसपोज, दैट विल गिव यू एडजॉइंट ऑफ ए। जब आप इस पूरी मैट्रिक्स का कर दोगे ट्रांसपोज, आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। इस पूरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर आपके पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी। एंड ए इनवर्स क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ से आपके पास ए इनवर्स भी आ गया है, 1/6 इंटू 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2। ये आपके पास आ चुका है ए इनवर्स। हमें सॉल्व करने के लिए क्या कंडीशन थी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारे पास आ गया, राइट। अब हम x के लिए इसे सॉल्व करते हैं। x1 x2 x3, राइट। ए इनवर्स 1/6 0 3 3 2 -3 1 2 0 -2 इंटू बी मैट्रिक्स 6 2 1। अब हम देखते हैं कि इनका स्केलर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। ये मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, एंड ये मैट्रिक्स है 3x1 ऑर्डर की। नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स। इट मीन्स इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है पॉसिबल है। अब हमें देखना है कि जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। उसका ऑर्डर होगा 3x1, राइट। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। 1/6 एज इट इज। अब आप पहले करोगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से, 0 इंटू 6 दैट विल गिव यू 0, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 1 +2। ऐसे ही आप करोगे सेकेंड रो की मल्टीप्लिकेशन विद दिस फर्स्ट कॉलम, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 + 18 -6। जो आप थर्ड रो की मल्टीप्लिकेशन करोगे इस फर्स्ट कॉलम से, तब आपको क्या मिलेगा, 18 -2 +2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर व्हाट यू विल गेट x1 x2 x3। आपने 1/6 के इक्वल रखा, न्यू मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर होगा 3x1। इट मीन्स कि 3 रोज एंड 1 कॉलम ओनली। यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे 6 12 18। अब 6 को आप पहले करोगे 6 से डिवाइड, देन 12 से डिवाइड, देन 18 से डिवाइड। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x1 x2 x3। 6 1 ज़ा 6 ओनली, तो यहाँ पर 1, 6 2 ज़ा 12, यहाँ पर 2, 6 3 ज़ा 18। तो आपके पास x1 x2 एंड x3 की यहाँ से स्पेसिफाइड वैल्यूज आ चुकी हैं, एंड दीज आर 1 2 एंड 3। दैट इज योर x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2 एंड x3 इज इक्वल टू 3। अब इन वैल्यूज़ को वेरीफाई करने के लिए आप 1 2 और 3 जो वैल्यूज़ आई है आपके पास, इनको वेरीफाई करने के लिए आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो। आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ओके, मैं आपको वेरीफाई करके भी दिखा देती हूँ। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर लेते थे, x1 + x2 + x3 इज इक्वल टू 6। हमारे पास x1 क्या है, 1, x2 क्या है, 2, x3 क्या है, 3। अब हम जब इन तीनों टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6। दैट इज 6 इज इक्वल टू 6, LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, बिकॉज इसमें सारे स्टेप इंक्लूड हो गए हैं। उनका ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। इसमें सबसे पहले आपको प्री मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को विद ए इनवर्स, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब फिर आप निकालोगे ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ए। ए इनवर्स निकालने के लिए आप करोगे 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ से आपने ए डिटर्मिनेंट निकाला जो कि आ गया आपके पास 6। फिर एडजॉइंट निकालने के लिए आपने सारे कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल के आपने कर दिया उसका ट्रांसपोज, वहाँ से आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए। फिर आपने इसको फॉर्मूले में जब पुट करा तब आपको ए इनवर्स मैट्रिक्स मिल गई। देन आपने इस नोटेशन में इनके वैल्यूज़ को पुट करा।
इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको मिल गई आपकी x1 x2 x3 की वैल्यू, जो कि थी 1 2 एंड 3 स्पेसिफिकली। एंड वेरीफाई करने के लिए आपने इन इक्वेशन में पुट करके देख लिया एंड आपको पता चल गया कि आपका आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब मैंने आपको कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस कराया था तो मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, राइट। मैंने आपको बोला था उसे इकोनॉमिक्स की टर्म्स में रिलेट करके देंगे एंड उस टाइम पर मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज भी रिवाइज कराए थे। वो सेम कंसेप्ट आपको इस क्वेश्चन में यूज करना है। फिर रिमेंबर मैंने आपको बताया था AC इज इक्वल टू total cost divided by quantity and marginal cost is differentiation of C, right? अब now let's understand this question first कि इसमें इन्होंने बोला क्या। इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच इज इक्वल टू 0.1 q raised to the power 3 minus 3q square plus 60q, and here q is the quantity. नाउ इन द फर्स्ट पार्ट इन्होंने आपसे पूछा है एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। इसमें बेसिकली आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकाल के इन्हें बता देना है। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है अब Q की वैल्यू निकालो एट विच द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन इज जीरो, जहाँ पर एवरेज कॉस्ट फंक्शन का स्लोप क्या हो, जीरो हो। एंड थर्ड पार्ट में इन्होंने आपको रिलेशनशिप बताने के लिए बोला है बिटवीन एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, एंड आपको ये क्यू की वैल्यू निकाल के एक्सप्लेन करना है, राइट। चलो अब इन तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.1 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 60q, एंड आपको निकालना है एवरेज कॉस्ट फंक्शन, राइट। एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इटसेल्फ, राइट। यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास 0.1 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 60q, राइट। अब यहाँ पे जब आप इसे q से डिवाइड करोगे देन आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा 0.1 क्यू स्क्वायर माइनस 3q प्लस 60। ये आपका आ गया टू एवरेज कॉस्ट फंक्शन, दैट इज 0.1 क्यू स्क्वायर माइनस 3q प्लस 60। ऐसे ही आपको यहाँ पे निकालना है मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन। आपके पास कॉस्ट फंक्शन क्या है 0.1 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 62। इट मीन्स आपको इस फंक्शन का क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए डिफरेंशिएशन करना है। इसमें आप सम डिफरेंस फॉर्मूला यूज करके डिफरेंशिएशन कर सकते हो एंड आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन उससे आ जाएगा। दैट इज अगर आप डेरिवेटिव करोगे कॉस्ट फंक्शन का तो आपको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, राइट। अब से निकाल के देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन था आपके पास 0.1 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 60q। अब इसका हमें करना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव करोगे इसमें आप पावर रूल यूज करके करोगे 0.1 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 इंटू क्यू प्लस 60। जो आपको फाइनल आंसर होगा वो क्या आ जाएगा आपके पास, 0.1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.3 क्यू स्क्वायर माइनस 6q प्लस 60। ये जो आपके पास आंसर आया है दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन आ गया। सो बेसिकली आपने एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए क्या करा, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, एंड उससे आपके पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ गया 0.1 क्यू क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 60, राइट। एंड आपके पास जो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन है वो भी आ गया, दैट इज 0.3 क्यू स्क्वायर
माइनस 6Q प्लस एवरेज कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके, जो कि हमारे पास आ गया था 0.1Q² माइनस 3Q प्लस 60. दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट फंक्शन, राइट. एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन निकाल लिया था हमने डिफ्रेंसिएशन करके, जो कि हमारे पास आ गया था 0.3Q² माइनस 6Q प्लस 60. इन दिस वे हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में इन्होंने आपसे क्या बोला है? इन्होंने आपसे बोला है अब Q की वैल्यू बताओ जब स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन है 0. वी नो दैट डिफरेंशिएशन ही स्लोप होगा एवरेज कॉस्ट फंक्शन का. दैट इज अगर हम बोले स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन, स्लोप ऑफ AC, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ AC, राइट. मतलब कि ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू Q, राइट. आपको ये करना है. अगर ये आपका इक्वल टू 0 है तब आपको Q की वैल्यू निकालनी है. यहाँ पर सबसे पहले आप स्लोप निकाल लो ऑफ AC कर्व. स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे? जो हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आया था उसका डेरिवेटिव. हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आया क्या था? 0.1Q² minus 3Q plus 60. This was our average cost function, right? अब इसका हमें करना है डेरिवेटिव. आप यहाँ पर सम डिफरेंस रूल लगाकर इसका डेरिवेटिव कर लो. आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू Q. आंसर क्या होगा? पावर रूल यूज करोगे तो 0.1 इंटू 2 इंटू Q माइनस 3, राइट. आप इसके फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 0.2Q माइनस 3. अब दे हैव गिवन यू द कंडीशन कि अगर ये जो स्लोप है इज इक्वल टू 0 तो आपकी Q की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर Q की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका यहाँ पर स्लोप आ रहा है दैट इज 0.2Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पुट कर दो. अगर आप इसको 0 पुट कर दोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी. कैसे? आपने सिंप्लीफाई करा इसे फर्दर. 0.2Q इज इक्वल टू 3. Q इधर 0.2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में. इधर से डेसिमल हटाया, 2 1 से 2, 2 5 से 10. एंड आपके पास यहाँ पर फाइनल आंसर क्या आ गया? 15. एंड सेकेंड पार्ट का आंसर होगा 15. दिस इज द वैल्यू ऑफ Q when the slope of AC function is 0. Value of Q will be 15 here. Got my point? Okay. Now moving on to the third part, जहाँ पर इन्होंने बोला है रिलेशनशिप बताओ बिटवीन एवरेज कॉस्ट फंक्शन एंड मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, राइट. इन दोनों के बीच रिलेशनशिप ये है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो AC कर्व को कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? इसके मिनिमम पॉइंट पे, राइट. और एट दिस पॉइंट जो स्लोप होता है AC फंक्शन का वो 0 होता है. जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है वो इंटरसेक्ट करता है AC कर्व को एट इट्स मिनिमम पॉइंट, राइट. एंड मिनिमम पॉइंट पर जो स्लोप होता है AC फंक्शन का वो क्या होता है? 0. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू Q इज 0 हेयर. एंड जो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट होगी वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होगी. गॉट माई पॉइंट? रिलेशनशिप ये है कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करता है एवरेज कॉस्ट कर्व को एट इट्स मिनिमम पॉइंट. और इस पॉइंट पर जो स्लोप होता है एवरेज कॉस्ट फंक्शन का वो होता है 0. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू Q इज इक्वल टू 0. एंड यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, राइट. इसी तरह in the next lecture we'll be covering more previous year question, because जो आपका पेपर होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बन के आता है. बस आपकी जो वैल्यूज या फिर डिजिट्स हैं वो चेंज हो जाती है. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही हो यू कैन ड्रॉप दैम इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड इफ पॉसिबल डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे. तो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 2.